अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। कई बार हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि जब हम किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं और उस काम को शुरू करते ही हमें एहसास होता है कि यह काम तो बहुत मुश्किल है या असंभव है, और हम उस काम को वहीं छोड़कर अपने किसी दूसरे कार्य में लग जाते हैं। लेकिन क्या यह सही है? हमारे आज के मेहमान किसान के सामने भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति आई। जब हमारे आज के मेहमान ने खेती करने का निर्णय लेते हुए अपने खेतों की तरफ देखा तो उन्हें अपने खेतों में मिट्टी की जगह पत्थरों का पहाड़ दिखाई दिया। ऐसी परिस्थिति में खेती करने के बारे में सोचना भी एक दुस्साहस था। लेकिन जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक विचार लो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी सारे विचारों को किनारे कर दो। यही सफलता पाने का तरीका है। ये एक खेत है। आप कह रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। खेत इस पहाड़ के नीचे है। यदि पहाड़ को यहाँ से हटा दिया जाए तो नीचे की जमीन खेत बन जाएगी। अब आप कह रहे होंगे मैं फिर मजाक कर रहा हूँ, पहाड़ को कैसे हटाया जा सकता है? मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हुआ है, किसी ने इस पहाड़ को काटकर नीचे की जमीन को खेत बनाया है। विश्वास नहीं हो रहा है? तो चलिए आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। बहादुर सिंह वर्मा, ये वो साहसी और पराक्रमी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने खेत को पाने के लिए पूरे पहाड़ को तोड़ डाला। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसलिए मुझे विस्तार से बताना होगा। खूबसूरत हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का कैलार गांव। इसी गांव में बहादुर सिंह वर्मा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। इनके माता पिता कृषि कार्य करते थे। बहादुर सिंह अपने भाई बहनों में बीच वाले बच्चे थे। इनका परिवार गरीब था। वैसे तो परिवार के पास काफी जमीन थी, लेकिन पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से इनकी जमीन के अधिकतर हिस्से में पहाड़ थे। पहाड़ के बाद जो थोड़ी जमीन बच जाती थी
उसमें इनके माता पिता सब्जियां उगाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन उस सीमित जमीन से इतनी उपज नहीं हो पाती थी कि सुचारू रूप से परिवार का भरण पोषण हो सके। परिवार हमेशा आर्थिक तंगी की स्थिति में ही रहता था। बहादुर सिंह ने भी बचपन से घर में गरीबी को महसूस किया। जब वो छोटे थे और गांव के स्कूल जाया करते थे तो उनके पास एक ही कपड़ा हुआ करता था, जिसे बालक बहादुर सिंह रोज स्कूल से आने के बाद धोते थे और उसी को फिर दूसरे दिन स्कूल पहनकर जाया करते थे। इन सब के साथ बहादुर सिंह की अपने चाचा के साथ काफी घनिष्ठता थी। उसके चाचा भी एक किसान थे। और बहादुर सिंह अपने चाचा के साथ कई बार अपने आसपास के किसान मेला जाया करते थे। समय गुजरने लगा और बहादुर सिंह बालक से युवक होकर स्कूल से कॉलेज आ गए। लेकिन गरीबी साथ चल रही थी। सिलसिला अब भी वही था। कॉलेज आने पर भी बहादुर सिंह के पास एक ही जोड़ी कपड़ा हुआ करता था। जिसे वो रोज धोकर वापस दूसरे दिन पहना करते थे। गरीबी और आर्थिक तंगी की वजह से परिवार की स्थिति काफी विकट हो गई थी। ये देखकर बहादुर सिंह को महसूस हुआ कि उन्हें घर चलाने में पिता की मदद करनी चाहिए। और ये सोचकर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब क्या करोगे? देखो बेटे, काम ऐसा करो कि परिवार और समाज में तुम्हारा नाम हो। एक बात जरूर याद रखना, छोटी सी सफलता में बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना और ना तकलीफ में बहुत ज्यादा दुखी। फिर देखना तुम मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। लेकिन काम क्या करें? कृषि, खेती का काम करो। इस दुनिया में खेती से बेहतर और कोई काम नहीं है। चाचा की बातों ने बहादुर सिंह को प्रेरित किया
और उन्होंने खेती करने का निश्चय किया। बेटे के निर्णय से पिता भी खुश हुए। लेकिन खेती के अपने निर्णय के बाद बहादुर सिंह ने महसूस किया कि खेती लायक उनके पास बहुत सीमित जमीन है। उनकी जमीन के बहुत सारे हिस्से में तो पहाड़ है, और यदि मैं इसी सीमित जमीन पर खेती करूंगा तो परिवार की स्थिति कैसे सुधार पाऊंगा, परिवार की गरीबी कैसे दूर कर पाऊंगा। ये सब सोचते हुए बहादुर सिंह परेशान हो गए और इसका कोई उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें बड़ी भूमि में खेती करनी है तो अपनी इस जमीन से पहाड़ को हटाना होगा, तभी उनकी पूरी जमीन उन्हें खेती के लिए मिल पाएगी। इस सोच के बाद उन्होंने ये साहसी निर्णय लिया कि वो पहाड़ को तोड़कर खेती करेंगे। इस निर्णय के बाद बहादुर सिंह अपने नाम को चरितार्थ करते हुए एक असंभव काम को करने निकल पड़े। और फिर कुछ दिन नहीं, कुछ सप्ताह नहीं, कई महीनों और 2 साल तक वो सिर्फ पहाड़ तोड़ते रहे और अंततः दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी बहादुर सिंह ने पूरा पहाड़ तोड़ डाला। पहाड़ तो टूट गया, लेकिन उसके साथ एक दूसरी समस्या सामने आ गई। पहाड़ को तोड़ते समय जो पत्थर टूट रहे थे उन्हें कहां फेंकना है, इसकी समस्या थी। और बहादुर सिंह पहाड़ तोड़ते हुए उन पत्थरों को अपने खेत वाली जमीन पर डालने लगे और इस तरह से इनके खेत की जमीन टूटे पहाड़ों के पत्थर से भर गई। इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई और परिवार वाले उनसे नाराज हो गए। दिमाग खराब हो गया है तेरा। एक पहाड़ को काट के खेत में दूसरा पहाड़ खड़ा कर दिया है। सारे खेत में पत्थर ही पत्थर है। अब हम खेती क्या करेंगे? तेरी वजह से सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। इस स्थिति से बहादुर सिंह परेशान हो गए
लेकिन चाचा की दी हुई सीख जिंदगी में उनके काम आती रही। बहादुर सिंह शांत दिमाग से इस परिस्थिति से निकलने का उपाय सोचने लगे। और तभी उन्हें याद आया कि जब वो अपने चाचा के साथ बचपन में किसान मेला जाया करते थे, तब उन्होंने चंडीगढ़ के रास्ते एक चूना भट्टी देखी थी जहां इस तरह के पत्थर उपयोग में लाए जाते थे। ये याद करते हुए बहादुर सिंह ने उस कंपनी के लोगों से संपर्क किया। कंपनी के लोगों को बहादुर सिंह का पत्थर पसंद आया। और उन्होंने बहादुर सिंह के खेत में रखे हुए पत्थरों को खरीदना शुरू किया। इसके बाद अगले 1.5 साल तक बहादुर सिंह खेत में रखे हुए अपने पत्थरों को कंपनी को भेजते रहे। जिससे पैसा आने लगा और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। और फिर जब एक बार सारे पत्थर बिक गए तो अब ना खेत में पत्थर थे और ना ही पहाड़ था। अब बहादुर सिंह के पास दूर तक खुली जमीन थी। जिस पर बहादुर सिंह ने खेती शुरू की। उन्होंने अपने खेत में तरह तरह की सब्जियों और फलों की खेती की, जिसमें प्रमुख हैं सब्जियों में गोभी और फल में स्ट्रॉबेरी। इन दोनों की खेती से बहादुर सिंह को अपार सफलता मिली। इस सफलता के बाद उन्होंने अपने अनुभव से कुछ बीजों का निर्माण किया। और अब वो सब्जी फल के साथ साथ बीज का भी निर्माण करते हैं। और उनके इस बीज की मांग हिमाचल से लेकर दिल्ली तक है।
आज बहादुर सिंह वर्मा एक सफल किसान और संपन्न व्यक्ति हैं और समाज सरकार द्वारा कई तरह के सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख है 2001 में इनोवेटिव फार्मिंग के लिए जगजीवन राम किसान पुरस्कार, 2002 में कृषक शिरोमणि सम्मान, 2004 में IFPRI अमेरिका द्वारा बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड, 2004 में ही प्रोग्रेसिव फार्मर का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और 2019 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के लिए उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आज बहादुर सिंह वर्मा खेती करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके इस अदम्य साहस, पराक्रम और सफलता को हमारा नमन। अद्भुत। बहादुर सिंह जी की जीवन यात्रा मेरे लिए एक दिवा स्वप्न की तरह है। जिन परिस्थितियों में ये थे, वहां से सफलता की उड़ान भरना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल को किस तरह से उन्होंने आसान बनाया, ये हम जानेंगे खुद बहादुर सिंह जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इच्छा भी शुरू से यही थी कि जो मैं कुछ करूं वो थोड़ा अलग होना चाहिए। कोई भी चीज़ की, टमाटर किया उसमें ऑफ सीजन बना दिया, ऑफ सीजन में पैसा दुगना तिगना मिलता है जी। और सब लोगों ने उसके ऊपर अमल किया और मानते हैं, जानते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। पत्थरों को काटकर रास्ता बनाते हुए तो पहले देखा था, लेकिन पत्थरों को काटकर वहां फसल उपजाना यह पहली बार देख रहा हूं। और इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव कर दिखाया हमारे आज के मेहमान ने। तो चलिए बिना समय गवाए बुलाते हैं सोलन हिमाचल प्रदेश के बहादुर सिंह वर्मा को। नमस्कार जी, बैठिए। बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। बहादुर सिंह जी, हमने सुना है कि बचपन से लेकर युवा काल तक आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज जाने में भी आपके पास कपड़ों की कमी होती थी। हाँ जी। तो उस समय के बारे में कुछ बताइए। उस समय ऐसा था कि हमारे जो माता पिता थे वो इतने गरीब थे जी कि स्कूल की फीस तक नहीं दे सकते थे। यहाँ तक कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। जो स्कूल की वर्दी होती थी सिर्फ एक होती थी, उसी को हम शाम को धो के सुबह डाल के चले जाते थे। तो इतनी गरीबी थी और यही वजह है कि मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में सिर्फ 1 साल गया और उसके बाद जब मैंने अपनी इसमें इज्जत नहीं समझी, अच्छा नहीं समझा उन बच्चों के सामने कि जो कपड़े अच्छे पहन के, बूट अच्छे पहन के आते थे जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम पढ़ने में कमज़ोर थे जी। लेकिन पढ़ने में भी ठीक थे, लेकिन हमने अपनी बेइज्जती समझी और हम घर को वापस आ गए। हमने ये भी सुना है कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि जब शिक्षक नहीं आते थे तो आप ही क्लास ले लिया करते थे। हाँ तो जी, ये सच आपने है? ठीक सुना है। जी। ऐसा ही है, क्योंकि मैं अपनी क्लास में थोड़ा, जब मैं पहली क्लास में दाखिल हुआ तो मुझे खूब होश थी। हालांकि आजकल तो बच्चों को 2-3 साल के बाद ही स्कूल में डाल देते हैं जी। तो मुझे क्लास के जो टीचर होते थे वो अच्छा मानते थे जी। और वो इसलिए कि यही सब बच्चों को कंट्रोल भी करेगा और इसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए। तो जब आपने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय किया, तब आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि आप
क्या करना चाहते हैं। हाँ। आपने उनसे कुछ समय मांगा, बिल्कुल। फिर वो समय लेने के बाद आपने उन्हें कहा कि आप खेती करना चाहते हैं। तो ये जो समय था जो आपने मांगा, इसमें आपने क्या सोचा? अब ये था कि पिताजी, क्या हमारा परिवार ही गरीब था जी। तो मैं कोई डिमांड तो उनके सामने कर नहीं सकता था। जी। और जब डिमांड नहीं कर सकता तो मैंने कहा अभी अब यही खेती करते हैं जिसमें थोड़े बहुत मक्की के दाने हो जाएंगे या गेहूं हो जाएगा, उसको खा के गुजारा कर लेंगे। जी। लेकिन मेरे पास तो ज़मीन भी नहीं थी इतनी अच्छी, जी। थोड़ी सी ज़मीन थी लेकिन वो पथरीली थी, वेस्टलैंड जिसको मैं बोलता हूँ। तो जब आपने ये पत्थर देखे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने जो निर्णय लिया है खेती का वो कुछ गलत निर्णय आपने ले लिया? लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता कोई था ही नहीं। जी। उस खेती को ही करना पड़ना था क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगना था। लेकिन फिर सोच आई और मन में पहले शुरू से ही ये इच्छा थी, पढ़ लिख के ऐसा व्यक्ति बनूं जो 4 आदमी मुझसे प्रेरणा लेके कुछ काम करे और हमारी इज्जत भी हो, हमारे परिवार की भी इज्जत हो। जी। और मैंने वो 1962 में वहाँ से वो पत्थर निकालने शुरू किए। ये तो बहुत कठिन काम रहा होगा क्योंकि वो बहुत सारे पत्थर थे, हमने सुना है। पत्थर तो इतने ज़्यादा थे, देखो जब वो थोड़ी सी ज़मीन थी, जी। 2-3 क्यारियाँ थी, तो थोड़ा बिल्कुल कम एरिया था जहाँ में वो थोड़ा सा लहसुन प्याज जो भी कुछ खाने के लिए कर लेते थे। जी। तो जब मैंने थोड़े से पत्थर खोदने शुरू किए तो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो जगह पत्थरों से भर गई। जी, आपके पास वो पत्थर रखने की हाँ। जगह नहीं थी, हमने सुना है। हाँ जी। तो वो पत्थर जब वहाँ इतने इकट्ठे हो गए तो फिर मन में ख्याल आया कि अब मैं क्या करूँ, ये इसमें तो इतना पत्थर निकल गया। तो मेरे मन में ख्याल आया भाई इसको किसी तरह से अगर ये यहाँ से कोई फ्री भी ले जाए, जी। फ्री में मुफ्त में ले जाए, जी। तो भी मतलब मेरे खेत जो कि घर वालों की जो मैं बात सुनता हूँ जी। कि हमारे खेत खराब कर दिए, जी। तो उससे मैं अलग हो जाऊँगा, जी। किसी तरह कोई और काम कर लूँगा। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने ये सुना हुआ था कि यहाँ चंडीगढ़ के पास जी। एक चंडी मंदिर जगह है। जी। वहाँ के लोग नदी से पत्थर लाके उसको जलाते थे और चूना बनाते थे। अच्छा। तो चूने की डिमांड उससे पूरी होती थी। जी। तो मैं भी अपना पत्थर थोड़ा सा वहाँ से उठा के ले गया, जी। 30-40 किलो, जी। और उनकी भट्ठी में डाला। उनको बोला भी मेरे पास ये पत्थर है, देखो तो ये कहीं इसमें चूना निकल सकता जी। है। और वो चूना निकलना शुरू हो गया और इतना निकला कि अगर औरों में था मेरा कोई 42% चूना निकलता था, और जब जो मेरा पत्थर था उसमें निकला 52-53%। अच्छा। तो उन लोगों का उसमें लगाव हो गया जी। कि हम इससे ही लेते हैं। तो फिर मैंने उनसे रेट किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि 90 रुपये गाड़ी लूँगा। मैंने कहा 100 रुपये, लेकिन उन्होंने कहा 90 रुपये लूँगा। जी। तो मैंने कहा 90 रुपये में, और वो उसमें खर्चा सारा कुछ मेरा था, ट्रक का किराया भी मेरा था। अच्छा। तो मुझे 2 रुपये बचे। जी। लेकिन एक तरह से बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो मेहनत की, अगर 2 रुपये भी बचते हैं और ये जगह खाली हो जाती है जी। और मेरे यहाँ खेत बन जाते हैं, जी। और घर वालों की जो बात सुनी वो भी दरकिनार हो जाएगी। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहा, वो पत्थर निकलते रहे। अच्छा, तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने शुरुआत किन पौधों से की, किन फ्रूट से की? शुरू में तो हमने यहाँ जो लगाया है वो प्लम जी। और खुरमानी लगाई है। अच्छा। और जब वो पौधे लगाए तो इतना फल अच्छा उसका निकला जी। कि मुझे सबसे पहला प्राइज एक मिला ऑल इंडिया हिल फ्रूट शो में, अच्छा। शिमला में, जी। 1963 में। अच्छा। अब आपको अगर मैं ये बात बता दूं तो कोई ऐसी अच्छी बात होगी और लोगों को भी समझ आएगी। जी। जी, बिल्कुल। कि मुझे इसकी प्रेरणा हुई कैसे जी, कि मैं बिल्कुल। फलदार पौधे लगाऊं। 1958 में मेरे चाचा जी, जो हम इकट्ठे ही रहते थे, दोनों तीनों भाई जो हमारे चाचा जी और पिताजी वगैरह, जी। तो 1958 में एक शो लगा था, यही ऑल इंडिया हिल फ्रूट शो, अच्छा। ICAR का। जी। तो उनको फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा। उस टाइम में मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं उनके साथ गया। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, जब उनको प्राइज मिला, उन्होंने देखा कि ये मेरा भाई का बेटा जो है ये
बहुत चिंतित हो गया कि मुझे क्यों नहीं मिला, चाहे सेकंड ही मिलता। तो उन्होंने कहा बहादुर सिंह ऐसी बात है, मैंने बड़े माना उनकी बात को कि अगर बहुत खुशी हो तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना जी। और अगर गम ही हो जाए तो गम भी नहीं, एक जैसे रहना चाहिए जी वो बात तब से लेकर आज तक मैंने मन में रखी। जी। और 1958 से 1963 तक का जो 5 साल का टाइम था जी वही शो 5 साल के बाद लगा और मैं 5 साल तक इंतजार करता रहा कि कब शो लगे और मैं फर्स्ट प्राइज लूं। इतना विश्वास हो गया था अपनी चीज का। और 1963 में मतलब ये शो हुआ और हमने उसमें फर्स्ट प्राइज लिया। अच्छा, तो और क्या क्या आप लगाते हैं इनके अलावा? और खेती बाड़ी में तो देखो जी सारी सब्जियां, ये सपरून वैली हमारी जी इस चीज के लिए मानी हुई है। अब सपरून वैली भी इसको नहीं बोलते, इसको अब हैप्पी वैली बोलते हैं। अच्छा, वो इसलिए कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वहाँ पैदा नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन वो फूल गोभी अगर हम लगाते हैं तो मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधा जो है 10 रुपये का बिक जाएगा। लेकिन हमने फिर 1966 में जी शुरू किया गोभी का बीज बनाना। अच्छा। तो वो जब शुरू किया तो उस वक्त सरकारी जो इनका हाथ था इसमें NSE में जी कि वो सरकार का प्रतिष्ठान था, जी। तो वो 75 रुपये रेट लेती थी। अच्छा। तो मन में ख्याल आ गया कि हम ये 75 लेते हैं तो हम क्या 100 नहीं ले सकते, पैदा हम करते हैं, ये बीज का मार्जिन ये लेते हैं। तो हमने वो काम भी शुरू किया और तब से आज दिन तक कर रहे हैं। अच्छा। तो उस तरह से जो चीज़ भी की और मेरे मन में इच्छा भी शुरू से यही थी कि जो मैं कुछ करूं वो थोड़ा अलग होना चाहिए ताकि वो लोगों की नज़र में आए और वो देखे और उससे कुछ फ़ायदा उठाए। तो हर चीज़ की जड़ तक पहुँचे। कोई भी चीज़ की, टमाटर किया उसमें ऑफ सीजन बना दिया, ऑफ सीजन में पैसा दुगना तिगना मिलता है। जी, जी। और सब लोगों ने उसके ऊपर अमल किया और मानते हैं, जानते हैं। जी। तो कोशिश तो ये रही कि खुद तो मैं कुछ करूं ही लेकिन औरों को भी कुछ दे पाऊं। जिनके नाम में ही बहादुर छिपा हुआ हो उनके कर्म भी बहादुरों जैसे ही होंगे। बहादुर सिंह जी का नाम ही उनके जज्बे को दर्शाता है और उसी जज्बे के साथ ये अपने खेत के एक एक पत्थरों को तब तक तोड़ने में लगे रहे जब तक इन्होंने उस जमीन पर फसल खड़ी नहीं कर दी। और ये सब हो पाया इनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ। अभी इनके बारे में और भी जानना है और बहुत सारी बातें करनी है इनसे, लेकिन हम वो करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपको कैसा लगता है इतने अवार्ड्स पाकर और उनमें से कोई आपके लिए महत्वपूर्ण है? सबसे पहले 1963 में ऑल इंडिया हिल फ्रूट शो में, उसके बाद चौधरी चरण सिंह अवार्ड फर्स्ट प्राइज दिया है एग्रीकल्चर में उन्नत होने के नाते। उस तरह से कोई प्राइज दिए हैं जो अपनी अचीवमेंट को शो करता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं बहादुर सिंह वर्मा जी। जब आप किसी भी कार्य को दृढ़ इरादों से करना शुरू करते हैं तो सामने आने वाली कोई भी रुकावट आपको उस कार्य को पूरा करने से नहीं रोक पाती। बहादुर सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए उन्हीं से सुनते हैं कैसे। बहादुर सिंह जी, आप अपनी खेती में हैंड पॉलिनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हैंड पॉलिनेशन होता क्या है। जी जी। और पॉलिनेशन का मतलब क्या है जी। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जान पाएंगे तो आगे कैसे चलेंगे। जी जी। पॉलिनेशन से ही बीज की गुणवत्ता अच्छी आएगी, फल की गुणवत्ता अच्छी आएगी जी। उसके साइज बनेगा, कलर बनेगा, सब कुछ होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फल भी नहीं लगेगा जी। पेड़ों पर फल नहीं लगेगा। जैसे हम कीवी फ्रूट जो लगा रखा है, खेती आजकल हो रही है जी। तो एक तो मक्खियों से पॉलिनेशन होती है। अच्छा।
शहद की मक्खी से या जंगली कोई मक्खी होती है उससे पॉलिनेशन होती है, और उससे साइज इतना अच्छा नहीं बनता, इसलिए हमने बनावटी अपने हाथ से जी। बनावटी पॉलिनेशन करनी शुरू कर दी। अच्छा। जो नर फूल है उसका पराग लेकर मादा फूल में अपने हाथ से उसको टच करते हैं, अच्छा। छूते हैं उसको। जी। जो काम मक्खियों ने करना हो हम हाथ से करते हैं। अच्छा अच्छा। और इसका एक फायदा कीवी की खेती में ये हो रहा है कि जितनी बार, जैसे इसके लिए 3 दिन का टाइम होता है फूल खिलने का, जी। खिला हुआ रहता है फूल। जी। तो जब हम उसको हाथ से पॉलिनेशन करते हैं, अगर 3 दिन उसको पॉलिनेशन हो जाए, जी। बीच में मिस ना करें, जी। तो उसमें एक तो बीज बहुत ज़्यादा लगेंगे जी। और उसका साइज दुगना हो जाएगा। अच्छा। और अगर हम पॉलिनेशन नहीं करते, मक्खी कोई करती है, मान लो एक बार उसने मक्खी फूल पर बैठी, मादा फूल पर, जी। तो उससे इतनी कम पॉलिनेशन होती, ना उसमें बीज होगा ना उसका साइज बनेगा। अच्छा। तो आजकल तो अच्छे साइज की ही जरूरत है। जी। उसी तरह अगर गोभी में पॉलिनेशन करने की बात कहें, जी। तो गोभी में जो 2 लाइनें होती हैं या जो सिलेक्शन बीज आपने जो बनाना है, जी। जी। उसको हम या तो उसमें पॉली हाउस में या जाली लगाकर, जी। चारों तरफ जाली लगाकर उसमें मक्खियाँ छोड़ते हैं। अच्छा, कौन सी मक्खी? और शहद की मक्खी। अच्छा, शहद की। शहद की मक्खी करती है ये काम। तो ये जो आप मधुमक्खियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ ये मधुमक्खियाँ आप ही ने उनका पालन किया है कि? हाँ, हमने पालन किया है जी। जी। शहद भी मिलता है। अच्छा, शहद का भी और आप? हम अपने वैसे कमर्शियल तो नहीं, जी। लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए, और जो अपने रिश्तेदार हैं सब जिसकी डिमांड होती है, कोई दवाई के लिए लेता है, कोई किसी चीज़ के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। फ्री उनको देते हैं जो हम कर सकते हैं। अब उसका फ़ायदा तो हमें पॉलिनेशन में हो रहा है। जी जी जी। इसलिए हम एक चीज़ लोगों को दे देते हैं, एक चीज़ का फ़ायदा हमें हो जाता है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि दूसरे किसानों की भी मदद करते हैं। मैं इसमें ये नहीं समझता कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अपनी हॉबी है। जी। 2 पैसे उधर से कमाए इधर से कमाए तो उनके ही ऊपर लगा रहा हूँ, तो कोई हर्ज नहीं है जी। तो इस तरह से मतलब काफ़ी फायदा रहा लोगों को। बहादुर सिंह जी, आपने तो बहुत पुराने समय से खेती की शुरुआत की है अपनी, तो तब की खेती और अभी की खेती में आपको क्या अंतर दिखता है? जैसे जैसे मशीनी युग आ गया है जी। उससे थोड़ा आसान हो गया है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जी। नहीं तो एक टाइम ऐसा आने वाला था कि लोग जिम्मेदारा छोड़कर जी। शहर की तरफ भाग रहे थे जी। या अपनी ज़मीनें बेच रहे थे। जी। लेकिन जब से ये थोड़े उपकरण इस तरह से आ गए, जैसे ट्रैक्टर है, कोई और तरह के जितने भी उपकरण हैं, काट छांट करने के कई चीज़ें बन गई हैं, जी। तो लोगों का रुझान इस तरफ को हो गया है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जी। जी। और फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। अब पता नहीं, हम तो यहाँ सुनते हैं पंजाब हरियाणा में कई जगह पे कि वो लोगों ने इतना, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो समय का सदुपयोग करें जी। और उस तरफ थोड़ा रुझान रखे भी अपना, जी। कि मैंने जिम्मेदारा करना है या मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है, बजाय इसके कि मैं कुछ खा लूँ और मर जाऊँ। जी। तो ऐसा करने की बजाय तो वो काम की तरफ ध्यान रखे जी। और काम भी ऐसा करे कि वो, कई बारी मैंने अपने यहाँ देखा, मेरे यहाँ जो बाहर से प्रशिक्षण करने आते हैं लोग, देखने आते हैं, वो बोलते हैं बहादुर सिंह जी ये बताइए, जब हम ये फलां चीज़ लगाएंगे, फलानी सब्जी लगाएंगे, कितने की हो जाएगी? जी। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि अभी आपने शुरू नहीं किया, फसल लगाई नहीं जी। और पहले ही इंतजाम कर रहे कि वो इतना पैसा आएगा और कैसे आएगा। जी। जिम्मेदारा करना जो है वो इतना आसान भी नहीं है। जी। जी। लेकिन मन में जिसके विश्वास है कि मैं कर रहा हूँ, इस विश्वास से आप कीजिए। 1 साल नहीं होता, दूसरे साल से जी। ही। लेकिन कुदरत भी ऐसा नहीं करती कि आपने 1 साल खूब मेहनत की और अगले साल भी ना हो। जी। और ये भी ना सोचो कि अगले साल भी ना हो। आप मन में ये ठान लो कि मैंने अगर 2 साल नहीं होगी, 3 साल नहीं होगी, तो चौथे साल में इतनी लूंगा कि 4 गुना वो हो जाएगी। जी। तब तो आप कामयाब हैं। जी। तो और जैसे ही ये उपकरण आज की डेट में आ गए हैं,
तो इससे तो अगर अब भी लोग ना करें जी, अब तो तब काम आसान हो तब गया। तो दूसरी बात है कि ये कुछ नहीं है। जी, लेकिन लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके इस जीवन में आपके जो सफलता है, इसके पीछे आप किन लोगों का योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं? पहले तो जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जी केवी के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, जी उन लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया कि आप इस चीज़ में लगे रहो। लेकिन मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने बच्चों से लेकर अपने घर में जो मेरी धर्मपत्नी है जी। उनसे लेकर यहाँ तक कि माता पिता से लेकर इकट्ठे होके हमने इतने काम किए हैं। जी तो मैं उनको याद ना रखूं तो क्या होगा। मेरे बच्चे जो हैं मेरे साथ, जब तक अब तो उनकी मैरिज हो गई है, जी। हमारी लड़कियां हैं 4, अच्छा, लेकिन वो लड़कों से ज़्यादा अच्छी, समझदार और काम में मतलब निपुण, जी। और वो है इसीलिए कि हमारा परिवार पीछे से जिम्मेदार से तो वो खेती में आपकी मदद खेती में मतलब मदद करते रहे। अच्छा अच्छा। आपकी धर्मपत्नी जी का कितना योगदान है आपकी इस सफलता में? देखो, सबसे ज़्यादा तो उनका ही योगदान है जी, क्योंकि उन लोगों ने हमारे बच्चे हुए तो उन्होंने ही उनको संस्कार दिए बच्चों को कि जब आपके पिताजी खेत में जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं, जब आपने स्कूल जाना, कॉलेज जाना तो पहले घर का काम करके जी। जाइए। जी। तो उनको शुरू से इस तरह के संस्कार दिए हैं कि वो सबसे ज़्यादा योगदान मैं उनका ही समझता हूँ। बहादुर सिंह जी, आपको कृषि क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले हैं, हमने सुना है लगभग 100 के करीब। तो आपको कैसा लगता है इतने अवार्ड्स पाकर, और उनमें से कोई आपके लिए महत्वपूर्ण है? देखो, 100 तो मिले होंगे, 100 से ज़्यादा ही मिले होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा अवार्ड तो ऐसे हैं जो स्टेट के हैं, अच्छा, हिमाचल प्रदेश के जी। या यूनिवर्सिटी से, जी लेकिन उसमें 6-7 ऐसे हैं जो नेशनल प्राइज हैं जी जो मुझे भारत सरकार ने दिए हैं। जी सबसे पहले 1963 में ऑल इंडिया हिल फ्रूट शो में, उसके बाद मुझे SPLM पटेल, ये बॉम्बे की कोई एक कंपनी है, जो सेकंड प्राइज़ मुझे दिया 1998 में। अच्छा उसके बाद चौधरी चरण सिंह अवार्ड, अच्छा उन्होंने मुझे वो फर्स्ट प्राइज़ दिया है। जी और ये सब जो है एग्रीकल्चर में उन्नत होने के नाते जी, उस तरह से कोई प्राइज़ दिए हैं जो अपनी अचीवमेंट को शो करता है। जी जी। बहादुर सिंह वर्मा ने कड़ी मेहनत करते हुए न सिर्फ खुद के लिए रास्ता बनाया, बल्कि दूसरे किसानों को भी रास्ता दिखाया। इन्होंने एक अच्छे किस्म का बीज तैयार किया और उसे दिल्ली और चंडीगढ़ के किसानों में मुफ्त में बांटा। साथ ही इन्होंने स्थानीय किसानों की सुविधा को समझते हुए एक अच्छे तरीके का बीज उन्हें उपलब्ध करवाया, जिससे उन्हें दुगना फायदा हुआ। अभी इनके बारे में और भी जानना है और बहुत सारी बातें करनी है इनसे, लेकिन हम वो करेंगे एक ब्रेक के बाद। पापा को काम पहले रहता था, लेकिन हमें कभी भी मना नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए कि कहीं जाना है या नहीं जाना है। कहीं भी हमारा मन हो तो हमें ज़रूर भेजते थे। रात दिन काम किया है, जैसे पत्थर का काम इन्होंने किया है तो दिन में तो सभी करते हैं, रात रात तक पत्थर लोड करना गाड़ी में। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं बहादुर सिंह वर्मा। हमने देखा कि किस तरह से अथक प्रयास और सूझबूझ से अपनी आर्थिक स्थिति को झेलते हुए इन्होंने न अपना धैर्य खोया और ना ही अपनी हिम्मत हारी, और लगे रहे असंभव को संभव बनाने की जिद में। लेकिन इनकी इस जिद में इनके अपने भी इनके साथ खड़े थे।
तो आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या दिलचस्प बातें बताते हैं। रात दिन काम किया है, जैसे पत्थर का काम इन्होंने किया है तो दिन में तो सभी करते हैं, रात रात तक पत्थर लोड करना गाड़ी में, बर्फ़ गिरनी, बारिश होनी, लेकिन वो एक मन में था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं कैसे इनकम भी करूं, उस खेत भी बनाऊं। पापा को काम पहले रहता था, लेकिन हमें कभी भी मना नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए कि कहीं जाना है या नहीं जाना है। कहीं भी हमारा मन हो तो हमें ज़रूर भेज देते और अपने आप पूरा टाइम काम में बिज़ी रहते थे। मतलब उन्हें तो ऐसा होता था कि रात भी क्यों हो रही है, बस रात भी ना हो, काम ही चलता रहे, काम ही करते रहे हम लोग। मतलब इस तरह से उन्होंने काम किया है। वो अराउंड 80 हैं अभी, और जैसे पहले तो हमने बचपन में देखा है कि 18 घंटे 22 घंटे काम करते थे, लेकिन अभी इस एज में भी वो 8 घंटे 9 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं। वो थकना नहीं जानते। बहुत मेहनती हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, दिन रात धूप में भी वो लगे रहते हैं, 10 चक्कर काटते हैं इधर उधर, सबके साथ बड़े पारिवारिक रहते हैं। तो मैं तो बहू हूँ, लेकिन हमको कभी बहू की तरह नहीं समझा उन्होंने, बच्चों की तरह ही प्यार देते हैं, हमारे बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं, उनको अच्छी बातें बताते हैं। सच में बहुत जरूरी होता है अपनों का साथ। बहादुर सिंह जी की जीवन यात्रा में इन लोगों के साथ साथ इनके एक चाचा स्वर्गीय ख्याली सिंह जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहादुर सिंह जी आप लोगों से कुछ कहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रेरणा के तौर पर सब किसान यह सोच लें कि खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसको अपनाकर हम देश का तो भला कर ही रहे हैं, अपना भी भला कर सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। बहादुर सिंह जी की जीवन यात्रा निश्चित रूप से अविश्वसनीय कारनामों से भरी हुई है। बचपन में पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद इन्हें किसी कारणवश पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन इन्होंने उसका दुख नहीं मनाया। इन्होंने खेती जैसे कार्य को चुना और उसी क्षेत्र में अपना नाम बनाया। बहादुर सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से कुछ कहें जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। प्रेरणा के तौर पर सब किसान यह सोच लें कि खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसको अपनाकर हम देश का तो भला कर ही रहे हैं, अपना भी भला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी ज़मीनों को जो बेच रहे हैं और शहरी लोग जाके वहाँ बस रहे हैं, तो उससे यही ना देखें कि मुझे आज इतना पैसा मिल रहा है और उस पैसे के लालच में आके अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास ना फल होगा, ना अनाज होगा, कुछ भी नहीं होगा, और हम दूसरे देशों के, बाहर के देशों से आयात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसी पोजीशन ना आए। और मैं लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि करके तो देखो, ये मत सोचो कि इससे कल को फ़ायदा हो जाएगा कि नहीं, घाटा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप जिम्मेदारा करें, इस पर निर्भर रहें। मैं यही अपने कृषक भाइयों के लिए कहना चाहूँगा, लोग इस पर अमल करेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे। बहादुर सिंह जी की बातों को अगर आप गांठ बांध लें तो आपको भी आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता।
अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। छू लो आसमान की आगे की कड़ी में हम और भी ऐसे मेहनती और प्रयत्नशील किसानों से मिलेंगे जिन्होंने कृषि जगत में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।